नमस्ते, मैं सुषमा आप सभी का श्री चैतन्य स्कूल में स्वागत करती हूँ। चलिए सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रची गई है। इस कविता में उन्होंने मानवीकरण का उपयोग किया है। हर एक ऋतु की अपनी अपनी विशेषता होती है, अपना अपना नजारा होता है। इस कविता में कवि ने बखूबी से पावस ऋतु का वर्णन किया है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कल्पना के सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने विषय को उपमाओं से सवार कर कोमल से कोमल और मधुर से मधुर बना दिया है। पद्म भूषण से सम्मानित और पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जानते हैं और कविता की ओर आगे बढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हिमालय की गोद में बसे उत्तरांचल प्रदेश में हुआ 20 मई सन 1900 को और उनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण और लोकायतन। उनकी मृत्यु 29 दिसंबर सन 1977 को हुई थी। चलिए कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। शब्दार्थ देखते हैं। पल पल यानी कि हर क्षण, प्रकृति यानी कुदरत, वेश यानी कि रूप। कवि यह कहना चाहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश था। वर्षा ऋतु में ऐसा लगता था मानो प्रकृति हर पल अपना रूप बदल रही है। व्याकरण की दृष्टि से यहाँ देखते हैं। पल पल यानी कि हर पल अव्ययी भाव समास और प्रकृति वेश यानी कि प्रकृति का वेश यानी कि तत्पुरुष समास। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, यानी कि मेखलाकार यानी करधनी के आकार का, अपार यानी कि बहुत ज़्यादा, सहस्त्र यानी कि हजारों, दृग यानी कि आँखें एंड सुमन यानी कि पुष्प। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि पर्वतों का जो आकार है वो करधनी के समान है, वो दूर दूर तक फैले हुए हैं और उन पर्वतों पर हजारों फूल खिले हैं। ये फूल मानो पर्वतों की आँखें हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। दृगसुमन में कर्मधारय समास है। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। यहाँ देखते हैं अवलोकना यानी कि देखना, निज यानी कि अपना, महाकार यानी कि बहुत बड़ा आकार। हमने पहले ही देखा है कि मेखलाकार शब्द से हमें पता चला है कि पर्वत जो है वो बहुत बड़े हैं और फैले हुए हैं। अब उनके ऊपर जो हजारों फूल है वो आँखों के समान है और उन आँखों से वो नीचे जो जल है उसमें वह अपना महान आकार, महाआकार, बहुत बड़ा आकार जो है वो देख रहे हैं। यहाँ ग्रामर की दृष्टि से महाकार यानी कि महा आकार कर्मधारय समास। आगे देखते हैं। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला विशाल। चरणों में यानी कि पैरों में, ताल यानी कि तालाब, दर्पण यानी कि आईना, मिरर। कवि यह कहना चाहते हैं कि पर्वत अपना महा आकार, बहुत बड़ा आकार जो है वो उसके पैरों में जो तालाब है उसमें वो देखता है। और यहाँ कवि ने कहा है कि ये तालाब यानी कि आईना है, क्योंकि जिस तरह से आईना साफ स्वच्छ प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम होता है उसी तरह तालाब में भी ये तीनों गुण होते हैं और इस कारण उन्होंने तालाब की समानता दर्पण से की है। कवि कहते हैं कि इस तालाब में पर्वत अपना महा आकार देखता है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी यानी कि पर्वत, गौरव यानी कि तारीफ, मद यानी कि मस्ती और उत्तेजित यानी कि प्रसन्नता, उत्तेजना, निर्झर यानी कि झरना। कवि यह कहना चाहते हैं कि पहाड़ों पर जो झाग भरे झरने बहते हैं वो बहुत ही मनोरम लगते हैं, सुंदर लगते हैं और ये झरने उनके लिए मोतियों की लड़ियाँ हैं, उनके गले की माला है।
हर एक वस्तु की अपनी आवाज़ होती है, उसी तरह झरने झरझर आवाज़ में बहते हैं और मानो ये पर्वतों की महानता का गुणगान कर रहे हैं। इस स्वर को सुनकर सारे लोगों के मन में उमंग और उत्साह भर जाता है। एक प्रसन्नता का वातावरण वहाँ तैयार हो जाता है। गिरी के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। यहाँ गिरिवर यानी कि ऊंचा पहाड़, उच्चाकांक्षा यानी कि बहुत आगे जाने की, ऊंचा उठने की इच्छा, और तरुवर यानी कि वृक्ष। कवि यहाँ कहते हैं कि पहाड़ों के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं उनके मन में बहुत ऊंची आकांक्षा है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। नीरव यानी कि शांत, अनिमेष यानी कि बिना पलक झपकाए यानी कि विदाउट ब्लिंकिंग आइज, नभ यानी कि आकाश, अटल यानी कि सदा रहने वाला। अब यहाँ कवि कहते हैं कि ये जो ऊंची आकांक्षा वाले जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष है, ये शांत आकाश में एकदम मौन, अपलक मीन्स बिना कुछ कहे, अटल यानी बिना हिले, चिंता मग्न होकर खड़े हैं। मानो आकाश का रहस्य वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का पारद के पर। भूधर यानी कि पहाड़, पारद यानी कि पारा, जिसे हम इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं, जो सफ़ेद और चमकीला पदार्थ होता है। पर यानी कि पंख। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि पहाड़ जो है वो बादल रूपी पंख, सफ़ेद और चमकीले पंख लगाकर फड़फड़ाता हुआ आकाश में उड़ गया है। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। रव यानी कि आवाज़, शेष यानी कि बाकी, भू यानी कि ज़मीन, अंबर यानी कि आकाश। कवि यह कहना चाहते हैं कि बादल रूपी पंख लगाकर पहाड़ उड़ गए हैं, लेकिन अभी भी झरनों के झरझर गिरने का जो आवाज़ है वो अभी भी सुनाई दे रहा है। इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही है कि कभी बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रहा है, कभी बादल नीचे छा गए हैं, और इस वजह से कवि को ऐसा लग रहा है कि पहाड़ तो उड़ गए हैं लेकिन अभी भी झरनों की आवाज़ आ रही है। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलदयान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। वाह, बहुत ही सुंदर कल्पना है। यहाँ कवि कहते हैं कि धस गए यानी कि दब गए, धरा यानी कि ज़मीन, सभय यानी कि डर जाना, शाल एक वृक्ष का प्रकार है, और जलदयान यानी कि बादल रूपी वाहन, जिस तरह से एरोप्लेन होता है उसी तरह बादल का एरोप्लेन। इंद्रजाल यानी कि इंद्र का खेल है। ये सब जो वर्षाकार देवता होता है इंद्र, ये सब कौन कर रहा है? इंद्रदेव कर रहा है। कवि कहते हैं कि बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई कि ऐसा लग रहा है कि आकाश ही धरती पर टूट पड़ा है और उसने बारिश रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया है। शाल के वृक्ष डर के कारण धरती में धंस गए हैं और तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो तालाब के जल में आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा का देवता बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई खेल दिखा रहा है। अब यहाँ हमें बस यही पता चलता है कि वर्षा में पहाड़ पर, पर्वत प्रदेश पर हर क्षण अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे तो जलदयान यानी कि जलद रूपी यान कर्मधारय समास, और इंद्रजाल यानी कि इंद्र का जाल तत्पुरुष समास। आप लोगों को कविता समझ में आई होगी और मुझे लगता है कि आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में निबंधात्मक और सोचकर लिखने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से मैं यहाँ एक उदाहरण दे रही हूँ। पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य के गुण बढ़ जाते हैं, परंतु पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न होती होगी उनके बारे में लिखिए। इसमें आप लिख सकते हैं कि वहाँ रास्ते ख़राब हो जाते हैं, इसलिए आने जाने में कठिनाइयाँ होती है, बीमारी बढ़ जाती है, सारे सामान ज़रूरती जो चीज़ें होती है वो उनको समय पर नहीं मिलती है।
और कुछ पॉइंट्स ऐड करके आप 80 से 100 शब्दों में आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी। मैंने यहाँ आपको ग्रामर के कुछ पॉइंट्स भी बताए हुए हैं, ज़रूर उसका उपयोग कीजिएगा। और बहुत जल्दी हम अपने नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ।